ओम नारायण 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 नारायण। वांडा विजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 की पहली सीरीज 15 जनवरी 2021 को इसके पहले 2 एपिसोड्स को और उसके बाद हर हफ्ते एक एक करके बाकी के 7 एपिसोड्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भारत में टेलीकास्ट किया गया था। भारत से बाहर डिज्नी प्लस पर केवल। और इसका जो आखिरी एपिसोड था 9वां, उसे 5 मार्च को डिज्नी प्लस पर टेलीकास्ट किया गया था, यानी आज से 20 दिन पहले। और अभी 25 मार्च को हम इस सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक एक एपिसोड देखो और उसके बाद फिर अगले हफ्ते तक वेट करो कि आगे क्या होगा, ये मुझसे नहीं होता, इतना मुझसे नहीं चला जाता। इवन कभी कोई सीरीज़ भी मैं देखता हूँ ना, और मान लो हमने सीज़न 1 देख लिया है, 8-10 एपिसोड्स हमने देख लिए हैं, और फिर सीज़न के एंडिंग में पता चलता है कि यार कहानी तो पूरी नहीं हुई है, अब हमें सीज़न 2 का वेट करना पड़ेगा लगभग 1-1.5 साल तक। भाई इतना इतना मुझसे नहीं झेला जाता। इसलिए मैंने पहले पूरी सीरीज़ को रिलीज़ होने दिया और अभी जाकर मैंने इसे कंप्लीट किया है। देखिए, 2019 में जब एंड गेम रिलीज़ हुई, उसे हम सब ने देखा लगभग 1 वर्ष तक। इन्फिनिटी वॉर के बाद हम उसके लिए वेट कर रहे थे, और जब एंड गेम को हमने देखा, वो हर तरीके से सेटिस्फाइंग थी वो फिल्म। मार्वल के 10-11 वर्षों की वो मेहनत थी। हर एक कैरेक्टर, हर एक सुपर हीरो, उसकी अलग अलग सोलो फिल्म्स, उन सोलो फिल्म्स के सिक्वल्स, एवेंजर की अपनी एक अलग से फिल्म सीरीज, और इतनी सारी फिल्में जो 10-11 वर्षों में रिलीज़ की थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उन सबको एक दूसरे के साथ में जिस प्रकार से कनेक्ट किया गया था, वो जस्ट सब परफेक्ट था। और एंड गेम उसका मतलब एक परफेक्ट कंक्लूजन पर लाकर उन्होंने उसको ख़त्म किया था। इसलिए जब एंड गेम देखने के बाद में सबके मन में ये प्रश्न था कि भाई अब आगे क्या होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, या मार्वल आगे अब कौन सी फिल्म्स लाएगा। एक तो देखिए, थोर हो या डॉक्टर स्ट्रेंज हो, या जो क्या कहते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम है, या फिर ब्लैक पैंथर, इनके सिक्वल्स हम तब भी देखना चाह रहे थे। भले ही एंड गेम पूरी हो गई थी, फिर भी ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, और इन पर आगे और भी फिल्म्स हम देखना चाह रहे थे। उसके कुछ ही दिनों के बाद में फिर मार्वल ने अपने फेज़ 4 को अनाउंस किया। कई सारी फिल्म्स और टेलीविज़न सीरीज़ उसमें मार्वल ने अनाउंस की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार मार्वल ने फेज़ 4 में टेलीविज़न सीरीज़ को अनाउंस किया था। इसके पहले कभी भी टेलीविज़न सीरीज़ नहीं बनी थी। अब जब मैंने वो सारे फिल्मों के और सीरीज़ के नाम सुने, तो जिन फिल्मों को मार्वल ने अनाउंस किया था वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, सारी की सारी फिल्म्स। जैसे कि थोर लव एंड थंडर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, ब्लैक पैंथर 2, मार्वल 2, कैप्टन मार्वल 2, इसके अलावा शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। ये सारी की सारी फिल्में मुझे इंटरेस्टिंग लगी। पर इसके साथ में जिन टेलीविज़न सीरीज़ को मार्वल ने अनाउंस किया था फेज़ 4 में, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, सच में मुझे वो सीरीज़ पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट ही बना नहीं उनका सबका नाम सुन के। केवल एक लॉकी ये जो सीरीज़ है, मैं उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। बाकी की जितनी भी कुछ नाम सामने आए फेज़ 4 में जो सीरीज़ है, पता नहीं मेरा इंटरेस्ट उन्हें देखने के लिए बना ही नहीं। एक तो बात ये थी कि मैंने जैसा कि कहा कि एंड गेम एक परफेक्ट एंडिंग थी उस सिनेमैटिक यूनिवर्स की। तो मेरा ऐसा मानना था कि मार्वल को कुछ नई कहानियाँ, नए सुपर हीरोज़, इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। अब उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो सेकेंडरी सुपर हीरोज़ थे, जैसे कि वांडा, विजन, फाल्कन आदि, उनकी दृष्टि से उन्हीं कहानियों को बार बार देखना, जो हम ऑलरेडी सारी कहानियाँ देख चुके हैं पिछले 10-11 वर्षों में, अब इन सुपर हीरोज़ की दृष्टि से उन्हीं कहानियों को दोबारा से देखना, उनके दृष्टिकोण से, या एंड गेम के बाद उनके लाइफ में क्या होगा, ये कंसेप्ट मुझे पर्सनली उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। हर एक का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। तो वांडा विजन को मैंने बिल्कुल ही बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अभी पिछले हफ्ते देखना शुरू किया था। और जब मैंने उसके पहले 2 एपिसोड्स देखे, तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार, जो मैं सोच रहा था कि ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, वैसे ही सीरीज़ लग रही है। पर जैसे जैसे मैं इस सीरीज़ को आगे आगे देखते गया, वैसे वैसे हर एक एपिसोड के साथ में फिर मेरा दूसरे या तीसरे एपिसोड के बाद में सीरीज़ में मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। जब हमें पता चलता है कि ये क्या हो रहा था पहले 2 एपिसोड्स में, और धीरे धीरे जो आखिरी के 2 एपिसोड थे, 3 एपिसोड, 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 एपिसोड्स मुझे पसंद आए। बहुत पसंद आए ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ,
सीरीज़ में हमारा बाद में फिर इंटरेस्ट बढ़ते जाता है कैरेक्टर्स में, कहानी में। हालांकि ये जो शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स भी थे वो ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद नहीं आए, किसी किसी को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वांडाविजन, उसे अमेरिकन सिटकॉम्स के फॉर्मेट में हमारे सामने रखा गया है। वो भी 1950, 60, 70, 80, 90 के दशक की जो अमेरिकन सिटकॉम्स थी उनके फॉर्मेट में हमारे सामने रखा गया है। शुरुआत होती है 1950 के दशक की जो टेलीविज़न सीरीज़ थी अमेरिकन, उसके फॉर्मेट में, और फिर धीरे 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 हर एक एपिसोड के अनुसार फिर आगे आगे समय बढ़ते जाता है। फिर 1960 के दशक, 70, 80, 90 के दशक की जो सीरियल्स वगैरह थी सिटकॉम्स, उनके फॉर्मेट में फिर धीरे धीरे ये पूरा जो वांडा का एक काल्पनिक जगत था उसे हमारे सामने रखा गया है अलग अलग समय की सिटकॉम्स के फॉर्मेट में। अब जिन्होंने ये सारे टेलीविज़न सीरीज़ वगैरह देखी हुई है, ख़ासतौर पर जो यूएस की ऑडियंस है, अमेरिकन दर्शक है, उन्होंने अपने बचपन में, युवावस्था में ये 60, 70, 80, 90 के दशक की सारी सीरियल्स वगैरह देखी हुई है, तो वो ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं इनके साथ में। उन्हें ये शुरुआत के जो 2-3 एपिसोड्स है जो हम उनके साथ में उतना कनेक्ट नहीं हो पाते भारतीय दर्शक, पर जो अमेरिकन ऑडियंस है वो ज़्यादा उन्हें वो शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स भी बोर नहीं लगेंगे। क्योंकि देखिए आज हम भारतीय दर्शक, हमारी भी अगर मैं बात करूँ तो अभी भी हम कोई पुरानी निरमा की ऐड देख लेते हैं या अमूल की पुरानी ऐड देख लेते हैं या दूरदर्शन का जो लोगो आता था उस समय जो संगीत बैकग्राउंड में बजता था वो आज भी हम सुनते हैं तो एकदम से भावुक हो जाते हैं हम। तो देखिए वांडाविजन में भी जो कुछ ऐसे फेक प्रोडक्ट्स की एड्स को उन्होंने रिक्रिएट किया है, और अलग अलग समय जैसे 1950, 60, 70, 80, 90 के दशक में अलग अलग समय में वो एड्स कैसे आती थी, उस फॉर्मेट में उन्होंने उन फेक प्रोडक्ट्स की एड्स को हमारे सामने रखा है। तो जिन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हुई है अपनी युवावस्था में या बाद में भी जिन्होंने देखी हुई है या जो वो देखना पसंद करते हैं, वे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे उन चीज़ों के साथ में और उनको वो ये सारी चीज़ें भावुक भी कर सकती है। पर एक भारतीय दर्शक की दृष्टि से शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स उतने ज़्यादा एंगेजिंग नहीं थे, पर तीसरे एपिसोड के बाद में जब इसके पीछे का रीज़न हमें पता चलता है, क्या कारण था कि इस प्रकार से शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स दिखाए हैं वांडाविजन के जीवन में, ये क्या हो रहा है, वो जब बातें हमें पता चलती जाती है तो धीरे 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 हमारा कहानी में इंटरेस्ट बढ़ता है। और आखिरी के जो 2-3 एपिसोड्स थे वो थोड़े से इमोशनल भी थे, क्योंकि देखिए वांडा ने अपना एक पूरा अलग से ये काल्पनिक जीवन बना कर रखा था, और जब वो काल्पनिक जीवन से उसकी एक जो आसक्ति बन गई थी, जुड़ गई थी, उसे जब छोड़ने का समय आता है तो वो थोड़े कुछ सीन्स भावुक थे। पर जो काल्पनिक जगत है उसे कभी ना कभी तो हमें छोड़ना ही पड़ता है, रियलिटी में आना ही पड़ता है। जैसे कि कभी हम रात को कोई सपना भी देखते हैं तो वो सपने की दुनिया कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी आ जाती है, या कोई सपना बहुत डरावना भी होता है। तो जब हम वो सपना देख रहे होते हैं, भले ही वो कल्पना ही होती है हमारी, केवल हमारी विचार ही होती है, कल्पना ही होती है सपने में, नींद में, पर उस समय वो सब रियल लगता है हमें। तो जब हम अपनी कल्पना को सच मान बैठते हैं तो उसे छोड़ने में भी तकलीफ होती है। तो उसी प्रकार से वांडा को भी आखिरी में अपनी उसका जो काल्पनिक जगत था उसे छोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैंने जब इस सीरीज़ को देखना शुरू किया था तो शुरुआत के ही एपिसोड में जो सेट था, जो उनका घर जिस प्रकार से दिखाया है, जो किचन है, किचन के इस तरफ जो एक दरवाज़ा था जैसा उनका हॉल था, वो जो पूरा सेट था ना, वो देखकर सबसे पहले मेरे मन में अगर किसी चीज़ की याद आई तो वो है स्मॉल वंडर। आप अभी जिन्होंने स्मॉल वंडर को देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल वंडर में जो सेट, जो घर उन्होंने यूज़ किया था, जो सेट था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वांडाविजन का जो शुरुआत के 1-2 एपिसोड्स थे वहाँ पर भी उसी प्रकार का किचन, हॉल, वो सेट हमें देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली स्मॉल वंडर बहुत पसंद थी। शाम को 5:30 बजे सोनी पर आती थी शायद, मैं स्कूल से दौड़ कर आता था 5:30 बजे उसे देखने के लिए। उसके बाद 6 बजे फिर डिज्नी आवर भी होता था। कुल मिलाकर इस पूरी सीरीज़ में जो पॉप कल्चर रेफरेंसेस दिए गए हैं वो भी अलग अलग दशक के अनुसार, यानी उस समय के जो यूएस सिटीजन्स रहे होंगे उनका जीवन कैसा रहा होगा, या उस समय के जो सिटकॉम्स थे वो कैसे थे, उसके अनुसार वांडाविजन का ये पूरा जीवन उन्होंने हमारे सामने रखा है। उसके अनुसार, समय के अनुसार उनके जो कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, घर का इंटीरियर है या म्यूज़िक है, वो सब कुछ चीज़ें चेंज होती जाती है। और देखा जाए तो ये करना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि केवल बाहर के सेट या जो इंटीरियर वगैरह या म्यूज़िक वगैरह, कॉस्ट्यूम्स, हेयर स्टाइल वगैरह केवल इसमें ही चेंज नहीं किया है, जो बोलने का तरीका है, जो एक्सेंट है, वो भी समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें बदलाव होते जाता है। आपने अगर देखा होगा तो बहुत बारीकी से उन्होंने इन सारी बातों को रिक्रिएट किया है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस सीरीज़ का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा परफॉर्मेंसेज भी सीरीज़ में सभी के बढ़िया थे, कहानी भी धीरे धीरे उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। कुल मिलाकर वांडाविजन
मैं पर्सनली उतना कुछ एक्साइटेड नहीं था ये देखने के लिए, पर मुझे ओवरऑल ये सीरीज़ पसंद आई। इस सीरीज़ की केवल एक बात मुझे पसंद नहीं आई, और वो ये कि वांडा अपने स्वार्थ के लिए पूरे वेस्ट व्यू गांव को वो बंदी बना लेती है। हालांकि उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बाद में दिया है कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। पहले पेरेंट्स को खो दिया उसने, उसके बाद अपने भाई को खो दिया, फिर विजन अपने प्यार को भी उसने खो दिया, अंदर से पूरी तरीके से वो टूट चुकी है। और इस कारण से फिर वो गुस्से में आकर इस पूरे गांव को वो बंदी बना लेती है। पर ये वो बहुत गलत करती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, इतने सैकड़ों या शायद हज़ारों उस पूरे गांव के जितने भी लोग हैं, वो एक प्रकार से उसकी कठपुतली बन जाते हैं। वो जैसे चाहे वैसे उनको नचाती है, उसकी कल्पना के अनुसार वो पूरा उसने अपनी ये दुनिया बनाई हुई है। और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनका जीवन, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उसका क्या, उनके साथ वो कितना गलत करती है। पर फिर भी उसके लिए कहीं पर भी वांडा को गिल्टी फील नहीं कराया है। उल्टा एंडिंग में भी उसको ही एक प्रकार से विक्टिम सीरीज में दिखाया गया है, जो बात मुझे पता नहीं उतनी पसंद नहीं आई। क्योंकि देखिए, अगर हम दुखी है, परेशान है, तो हमें ये अधिकार नहीं मिल जाता कि हम दूसरों को परेशान करें, दूसरों का जीवन बर्बाद करें। अगर हम दुखी है तो अपनी नासमझी के कारण हम दुखी है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी नासमझी को दूर करें, ना कि दूसरों को परेशान करें, और ना ही डिप्रेशन का रोना रोते बैठे। क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। जीवन है तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। पर अगर हम उनके साथ बंद कर बैठ जाए, रोना रोते बैठे, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी नासमझी है। ये तो सुख हो या दुख हो, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना, यही जीवन जीने का सही तरीका है। और दूसरी तरफ स्वॉर्ड के एक ऑफिसर को सीरीज में विलन दिखाया है, जो इस पूरे टाउन को, इस पूरे गांव को वांडा से फ्री कराना चाह रहा था, क्योंकि उसने इस पूरे गांव को बंदी बना कर रखा था। तो वो जो ऑफिसर जो कर रहा था, वो तो बिल्कुल सही कर रहा था उसकी दृष्टि से। हालांकि उसकी दृष्टि से भी नहीं, मानवता की दृष्टि से या हर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्वॉर्ड का ऑफिसर जो कर रहा था वो सही कर रहा था। पर सीरीज में उसे ही विलन दिखा दिया गया है। और वांडा जिसने इतने लोगों के साथ में कितने समय से उसने इन लोगों को बंदी बना कर रखा था, एक प्रकार से जेल में ही रखा था, अपनी कठपुतली बना कर रखा था, उसके लिए वांडा को कहीं पर भी गिल्टी फील नहीं कराया गया। उसे कहीं पर भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, और ऊपर से उसको एंडिंग में और ज़्यादा पावर्स मिल जाते हैं। उसने ये गलत किया है फिर भी। तो ये एक पता नहीं, जिस प्रकार से इन कैरेक्टर्स को लिखा गया है, पर्सनली मुझे ये सही नहीं लगा। इसके बाद सीरीज़ की दूसरी कमी यह है कि सीरीज़ में स्टोरी और कैरेक्टर्स को उतना बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं किया गया। उन पर और अच्छी तरीके से काम किया जा सकता था। अब देखिए, सीरीज़ के लेंथ की हम बात करें तो शुरुआत के 5-6 एपिसोड तो केवल 25 से 30 मिनट के ही है, और उन 25 से 30 मिनट में भी स्टार्ट और एंड क्रेडिट्स को अगर हम छोड़ दें, शुरुआत में रिकैप आता है, उसके बाद में इंट्रो आता है, स्टार्ट क्रेडिट्स और एंड क्रेडिट्स भी 3-4 मिनट से भी बड़े एंड क्रेडिट्स थे। तो शुरुआत और आखिर के 4-4 मिनट यानी 8 मिनट हम कट कर दें उन 25-30 मिनट में से, तो ओवरऑल केवल 18 से 25 मिनट के ही एक एपिसोड है। शुरुआत के 5-6, आखिर के एपिसोड्स थोड़े से बड़े हैं, 40-45 मिनट के। उनमें भी हम स्टार्ट और एंड क्रेडिट्स को छोड़ दें तो वो भी 35 मिनट के करीब ही होंगे। तो लेंथ कोई उतनी बड़ी नहीं थी। 25 मिनट के एपिसोड्स, वो भी केवल 9 ही एपिसोड्स थे, पर फिर भी कहानी हमें खींची हुई लगती है, उतनी एंगेजिंग नहीं लगती। दूसरी तरफ अभी मैं साउथ कोरियन सीरीज़ देख रहा हूँ, एक एपिसोड 1.25 घंटे का होता है, वो भी 16 एपिसोड्स 4 सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है साउथ कोरियन। पर कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सीरीज़ लेंदी है। 1.25 घंटा वो कहाँ निकल जाता है, 16 एपिसोड्स कब मैं देख लेता हूँ पता भी नहीं चलता। तो उतना बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट, कहानी को उस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया होता है कि हम बने रहते हैं, एंगेज रहते हैं उन कैरेक्टर्स के साथ में, उनके जीवन के साथ में। पर यहाँ पर टेक्निकली भले ही सीरीज़ बिल्कुल ब्रिलियंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, पर कहानी और कैरेक्टर्स को और बढ़िया तरीके से उनको लिखा जा सकता था, डेवलप किया जा सकता था। ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग तो मैं इसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, पर हाँ, ये स्ट्रिक्टली मार्वल के फैंस के लिए ही थी। कोई नया अगर कोई बंदा इसे देखेगा तो उसे ये सीरीज़ उतनी पसंद नहीं आएगी। मैं वांडा विजन को दूंगा 7/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में सेक्स, न्यूडिटी, कोई खास ऐसा खून खराबा वगैरह भी नहीं है। कोई भी इसे बिल्कुल आसानी से देख सकता है, परिवार के साथ में देखना चाहे तो भी देख सकता है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।